आप सभी को नमस्कार। मैं हरेंद्र सिंह, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फिरोजाबाद से आज आप लोगों से राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 पर चर्चा करूंगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 शिक्षा के सार्वभौमिकरण में भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम था। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से पहले भारत सरकार द्वारा शिक्षा के सार्वभौमिकरण में कौन-कौन से कदम उठाए गए। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की जिम्मेदारी राज्यों को दी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में सरकारों पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है। इसलिए इस अनुच्छेद के माध्यम से शिक्षा के सार्वभौमिकरण में कोई विशेष सफलता नहीं मिल सकी। इसके बाद सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार के अंतर्गत घोषित कर दी गई। इसी अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद में 4 अगस्त 2009 को बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित हो गया तथा यह राइट टू एजुकेशन एक्ट 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू हो गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 अर्थात निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के दायित्वों को निर्धारित करता है। इस अधिनियम में मुख्यतः 7 अध्याय और 38 खंड हैं। इन्हीं को हम एक एक करके देखते हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावना रूप दिया हुआ है। अध्याय 1 में मुख्य रूप से इस अधिनियम में प्रयुक्त विभिन्न शब्दावलियों के बारे में बताया गया है। साथ ही स्कूल को परिभाषित करते हुए 4 प्रकार के स्कूल बताए गए हैं। पहला, सरकार द्वारा स्थापित और नियमित स्कूल। दूसरा, अनुदान प्राप्त निजी स्कूल। तीसरा, विशेष श्रेणी के स्कूल जैसे नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय। चौथा, अनुदान न पाने वाले निजी स्कूल। आइए अब हम लोग अध्याय 2 को देखते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अध्याय 2 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को अपने पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को पूरा होने तक प्राप्त करने का अधिकार होगा। साथ ही इसके लिए उसे किसी प्रकार का शुल्क या खर्च नहीं देना होगा। इसके अलावा यदि कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता है तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकता है। उसे अपनी कक्षा के स्तर पर आने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण पाने का भी अधिकार होगा। किसी भी बच्चे को प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जाएगा।
और जब तक उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं हो पाती उसे न तो विद्यालय से निकाला जाएगा और न ही उसे रोका जाएगा। यदि वह निर्धारित 14 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता तो उसके बाद भी पढ़ाई पूरी होने तक उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ साथ बच्चे को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण का भी अधिकार होगा। यदि किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने का प्रावधान नहीं है तो बच्चे को किसी भी दूसरे स्कूल में स्थानांतरण लेने का पूरा अधिकार होगा। प्रधानाध्यापक को टीसी तुरंत निर्गत करनी होगी। इसमें देरी करने पर प्रधानाध्यापक के खिलाफ नियमावली के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही जिस स्कूल में बच्चा स्थानांतरण होना है वहां टीसी को देर से प्रस्तुत करने पर उसके प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। अध्याय 2 में बच्चों के अधिकार के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। आइए अब हम लोग राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अध्याय 3 को देखते हैं। अध्याय 3 में केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों तथा अभिभावकों के दायित्व निश्चित किए गए हैं। इसके अंतर्गत इस अधिनियम के लागू होने के 3 साल के भीतर सरकार और स्थानीय सरकारों को पड़ोस का स्कूल स्थापित करना होगा, यानी कि प्रत्येक बच्चे के लिए 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल उपलब्ध कराना होगा। साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की साथ साथ जिम्मेदारी होगी कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए धन की व्यवस्था करेंगी। इसके अलावा केंद्र सरकार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का फ्रेमवर्क तैयार करेगी, शिक्षकों की प्रशिक्षण के मानदंड लागू करेगी और नवाचार, अनुसंधान, नियोजन और क्षमता विकास को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार को आवश्यक तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा राज्य और स्थानीय सरकारें 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे का प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होना सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा विद्यालय भवन, शिक्षक और शिक्षण सामग्री सहित आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। बच्चों को अच्छी शिक्षा और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने के अलावा विद्यालयों में कामकाज की निगरानी भी सुनिश्चित करेंगी। इसके अलावा इस अधिनियम के माध्यम से अभिभावकों के भी दायित्व निश्चित कर दिए गए हैं। प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चे को विद्यालय में पढ़ाने के लिए भर्ती कराए। साथ ही 3 साल से अधिक उम्र के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा हेतु तैयार करने के लिए उपयुक्त सरकार बच्चों की आरंभिक देख रेख के साथ उनकी 6 वर्ष की उम्र होने तक पूर्व स्कूल शिक्षा यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था बनाएंगी। इसके बाद अध्याय 4 को हम देखते हैं। अध्याय 4 में इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। अध्याय 4 में स्कूलों और शिक्षकों के दायित्व निश्चित किए गए हैं। इसके अंतर्गत सरकारी विद्यालय सभी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। इसके अलावा निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को भी आर्थिक रूप से निर्बल बच्चों के लिए कक्षा में 25% सीट आरक्षित करनी होंगी।
इसके अलावा स्कूल प्रवेश के लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त दान या चंदा नहीं ले सकते हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने पर स्कूलों के खिलाफ दंड का भी प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। इसके अलावा बच्चे की उम्र का निर्धारण उसके जन्म प्रमाण पत्र से होगा, लेकिन अगर बच्चे के पास प्रमाण पत्र नहीं है तो प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और ना ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा जब तक कि वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता है। किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दी जाएगी। ऐसा किया जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की व्यवस्था भी इस अधिनियम में की गई है। अनुदान न पाने वाले निजी स्कूलों को सभी स्कूल एक प्रबंधन समिति का गठन करेंगे। इस समिति में स्थानीय सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि और स्कूल में नामांकित बच्चों के अभिभावक होंगे। इसके अलावा इस अधिनियम में शिक्षकों के दायित्व भी निर्धारित कर दिए गए हैं। शिक्षकों के ये दायित्व होंगे कि वो स्कूल समय से उपस्थित हों, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाएं, निर्धारित समय में पाठ्यक्रम को समाप्त करें। साथ ही साथ प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन भी करें। इसके अलावा अभिभावकों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करें और बच्चों की नियमितता, उपस्थिति और सीख में प्रगति के बारे में उनसे चर्चा करें। इस प्रकार इस अधिनियम का अध्याय 4 स्कूल और शिक्षकों के दायित्व को निर्धारित करता है। आइए अब हम लोग अध्याय 5 को देखते हैं। इसमें प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और इसका पूरा किया जाना, इसके संबंध में उपबंध है। इसके अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की विधि उपयुक्त सरकार के अध्यादेश द्वारा निर्धारित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। साथ ही निर्धारित प्राधिकारी ये ध्यान रखेगा कि शिक्षा संविधान के निहित मूल्यों से इसकी अनुरूपता होनी चाहिए। साथ ही यह बच्चे के ज्ञान, संभावित क्षमता और प्रतिभा का विकास करने वाली होनी चाहिए। साथ ही शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का पूर्णतम सीमा तक विकास होना चाहिए। शिक्षा बाल केंद्रित और सुलभ तरीके से सीख उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। बच्चे को भय और सदमा तथा चिंता मुक्त करने वाली होनी चाहिए। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने से पहले किसी बच्चे को बोर्ड की परीक्षा पास करना आवश्यक नहीं होगा। साथ ही प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद प्रत्येक बच्चे को प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम लोग अध्याय 6 देखते हैं। अध्याय 6 में बाल अधिकारों का संरक्षण से संबंधित उपबंध हैं। इसके अंतर्गत बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में प्रावधानों के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय राज्य बाल संरक्षण आयोग अपने निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारी की समीक्षा करेंगे और उन पर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करेंगे। साथ ही निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बच्चे के अधिकार के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच भी करेंगे।
इसके साथ साथ इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चे की शिक्षा के अधिकार से संबंधित कोई भी शिकायत लिखित रूप से संबंधित क्षेत्र अधिकारी से की जा सकती है। संबंधित अधिकारी यथाशीघ्र मामलों का निपटारा करेगा। इसके साथ साथ राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा तथा बाल विकास के क्षेत्र में अनुभवी लोगों को रखा जाएगा। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का काम इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के बारे में केंद्र सरकार को परामर्श देना होगा। हम लोग राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंतिम अध्याय यानी कि अध्याय 7 को देखते हैं। इसमें कुछ अन्य प्रासंगिक बातें बताई गई हैं। इसमें मुख्य रूप से बताया गया है कि इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार तथा उपयुक्त सरकारें संबंधित नियम बना सकती हैं। साथ ही इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों और आदेशों के पालन में केंद्र, राज्य सरकारें, स्थानीय प्राधिकारी तथा स्कूल प्रबंधन समिति और इस अधिनियम से जुड़े किसी भी व्यक्ति द्वारा सच्चे विश्वास के साथ किए गए कार्य पर कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस प्रकार राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 शिक्षा के सार्वभौमिकरण में भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे लागू हुए लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं। साथ ही अभी जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसमें यह दर्शाया भी गया है कि वर्तमान में हमारे देश में 100% बच्चे प्राथमिक शिक्षा में पंजीकृत हो रहे हैं, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की एक महत्वपूर्ण सफलता कही जा सकती है। इसी के साथ आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।